हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसा कि आपको पता है, हम चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं और अभी तक हमने इसके 15 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व किए हैं। और मैंने हमेशा की तरह हर एक क्वेश्चन को, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो छोटा क्वेश्चन है, चाहे वो टफ है, चाहे वो आसान है, मैंने हमेशा की तरह सब बच्चों को साथ में लेके उसका हर एक पॉइंट या उस क्वेश्चन को डिटेल में समझाने की कोशिश की है, ताकि मैं हर एक बच्चे तक पहुंच पाऊं। तो एक पॉजिटिव मन से, एक अच्छे मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, आज की वीडियो के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, देन प्रूव दैट एफ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए कॉमा बी। अगर ये वर्ड यहाँ पर ना लिखा रहता तो मुझे ये पता नहीं लगना था कि कौन सी एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन करवाने से पहले ही बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा थ्योरम टाइप है। मतलब इसका जो प्रूफ है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल से मेरा मतलब ये है कि इसमें कुछ कैलकुलेशन वगैरह नहीं है, कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको हमें यूज़ करना और प्रूव करवाना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। अब हमारा कोई फंक्शन है जो इस ए कॉमा बी में मतलब कि डिफाइन है। फंक्शन इज डिफाइंड, इस इंटरवल में डिफाइन है। और अगर मैं ए और बी को छोड़ दूं तो इसके बीच में डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है। जैसे हम लिखते हैं ना, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। आपको याद होगा इंक्रीजिंग फंक्शन में हम ऐसा लिखते हैं कि यहाँ पर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो वो हमें गिवन है। तो वैसे तो हमें ये पता है कि अगर ये कंडीशन हो, देखो हमने इंक्रीजिंग फंक्शन में पढ़ा है कि अगर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मतलब वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब ये तो डेफिनेशन हमने याद की हुई है, ठीक है। बट अगर आपने मेरी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली वीडियोस देखी हैं तो मैंने इसके पीछे का लॉजिक आपको समझाया। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना मैं थोड़ा सा आपको 2 बार पीछे लेके जाना चाहता हूँ। 2 बार से मेरा मतलब, पहले हम थोड़ा सा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस को देखेंगे जो हमने बेसिक्स वाली वीडियो में पढ़ा था, और उसके बाद आपकी ना डेरिवेटिव की एक एक्सरसाइज है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ एक्सरसाइज का नेम। वो एक्सरसाइज थी मे बी 5.8 है। यस, 5.8 एक्सरसाइज है, मीन वैल्यू थ्योरम्स। अब बहुत से बच्चों ने वो नहीं की होगी एक्सरसाइज, क्योंकि सीबीएसई के सिलेबस में से वो रिमूव हो चुकी है। बट मैंने आपको करवाया था कि मीन वैल्यूज थ्योरम्स को हम किस तरह से प्रूव करते हैं और मीन वैल्यू थ्योरम को हम किस तरह से क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। अगर आपको नहीं भी पता तो मैं यहाँ पर आपको फुल समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको ये ना लगे कि हम इस क्वेश्चन को क्रैम कर रहे हैं। तो देखो, सबसे मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया। अब थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ आपको, जब हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो पढ़ी थी। अब देखो, ये है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का बेसिक पार्ट, जो है हमारी एक्सरसाइज 6.2 इंट्रो, ठीक है। अब देखो, इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये दोनों, इसकी बात तो मत ही करो, आप इस पर ध्यान रखो। अब ये इंक्रीजिंग क्यों है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। इधर को एक्स बढ़ रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई की वैल्यू भी ध्यान से देखो, यहाँ पर वाई की वैल्यू और है, यहाँ पर और बढ़ गई, यहाँ पर और बढ़ गई, यहाँ पर और बढ़ गई, मतलब वाई की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। अगर मैं इसको सिंपल सी लैंग्वेज आपको समझाना चाहूँ तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये मान लो कि पॉइंट x1 है, ये पॉइंट मान लो x2 है। अब क्लियरली x2 बड़ा है x1 से, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी कोई वैल्यू होगी fx1, यहाँ पर सॉरी fx1, और यहाँ पर भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू होगी fx2, ठीक है। तो ये मैंने 2 पॉइंट ले लिए। अब क्लियरली अगर मैं, मतलब ये देखो ध्यान से, अगर मैं ये पॉइंट की बात करूँ तो ये जो पॉइंट है ये बेसिकली पॉइंट कौन सा है, x1 कॉमा fx1, ऐसे ही पॉइंट लिखते हैं x कॉमा y। अब ये पॉइंट कौन सा है, x2 कॉमा fx2। तो अगर 2 पॉइंट हमें गिवन हो, उसकी स्लोप निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये सब कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह से मैंने इसको डेरिवेटिव से जोड़ा था। अब आपको पता है ये एक स्लोप ऑफ मतलब स्लोप आ गई, एक लाइन की स्लोप आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, जो मर्जी बोल लो। तो इसको, ये हमें क्या दे रही है, एक यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रही है। तो इसको मैं डेरिवेटिव के इक्वल लिख सकता हूँ, मतलब एफ डैश एक्स के इक्वल लिख सकता हूँ। अब क्लियरली ये x2 बड़ा है, x1 मतलब छोटा है, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है। अब ध्यान से देखो, fx2 ऊपर है, fx1 नीचे है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है।
तो यहाँ से मेरी डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। इस तरह से मैंने आपको इंक्रीजिंग फंक्शन करवाया था। ठीक है, यहां पर मैंने इस कंसेप्ट से आपको डेरिवेटिव से जोड़ा, डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, तो मतलब मैंने आपको यह सिखाया था कि जब भी डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो वो हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। अब यहां पर उल्टी बात हो रही है। अब यहां पर वो बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में डेरिवेटिव की वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो हमें प्रूव करना है कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप ये मान लो कि इसका कन्वर्स पार्ट हमें प्रूव करना है, इसको कन्वर्स प्रूव करना है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि fx2 बड़ा है fx1 से, देखो मतलब कि ध्यान से देखो, मेरी बात सुनो, x2 बड़ा है x1, इफ अगर x2 बड़ा है x1 से, देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या समझाया इंक्रीजिंग फंक्शन के, कि x के बढ़ने से y भी अगर बढ़े तो उसको इंक्रीजिंग बोलते हैं, ये बता दिया। अब उसको मैंने प्रूव कैसे करवाया, डेरिवेटिव से कैसे जोड़ा, जिसको मैं डेरिवेटिव कनेक्शन बोलता हूं, इस तरह से। अब यहां पर हमें इसको उल्टा प्रूव करना है कि डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है, तो प्रूव करो कि, मतलब इसको ये दिखाओ कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब हमें बेसिक पे फिर से जाना पड़ेगा। मतलब अगर हम ये प्रूव कर दें कि x2 अगर बड़ा है x1 से, तो अगर y2 की वैल्यू भी y1 से बड़ी है, मतलब x के बढ़ने से y भी बढ़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब अगर हम इतनी सी बात प्रूव कर दें तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये प्रूव हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं, अब तो आपको थोड़ा सा पीछे और लेके जाना चाहता हूँ। अब देखो ये आपकी 5.8 एक्सरसाइज की लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, अब इसमें इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो क्लोज्ड इंटरवल में और डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल में, तो इस ए और बी के बीच में एक सी पॉइंट, हमें कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा, दो भी मिल सकते हैं, कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अगर आपको ये ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तो आप जस्ट ये रिजल्ट याद कर लो, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बट अगर आप थोड़ा सा समझना चाहते हो, अगर आपने ये चैप्टर नहीं किया, तो वो जस्ट थोड़ा सा बता देता हूँ। ये कोई मैंने ग्रीन में फंक्शन लिया ए टू बी। अब क्लियरली ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ध्यान से देखो, इसमें कोई भी ब्रेक नहीं है। कंटिन्यूटी तो आपने पढ़ी है ना मेरे से, कंटिन्यूटी मैंने आपको क्या समझाया, अगर फंक्शन में कोई ब्रेक नहीं है तो वो तो कंटिन्यूस है, ए से बी तक ये कंटिन्यूस है। ठीक है, अब फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। अब ये कैसे चेक करते हैं, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब देखो हमेशा हम ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल चेक करते हैं, एंड पॉइंट्स पर इसलिए चेक नहीं करते क्योंकि डेरिवेटिव हमें क्या कहता है, यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर हम एंड पॉइंट पर, जैसे हम इस बी की बात करें, यहाँ पर हम यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं बना सकते। ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताया, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट मैंने आपको इसलिए बताया कि डिफरेंशिएबल हमेशा ओपन इंटरवल में होता है, मतलब ए और बी इंक्लूड नहीं होते। अब देखो अगर ये मैं लाइन ड्रॉ करूँ ए और बी, कि ए और बी को मैच कर दूँ आपस में, तो ए क्या कौन सा पॉइंट है, एक्स की वैल्यू ए है तो फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए है, एक्स की वैल्यू बी है तो फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ बी है। तो यहाँ पर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकता हूँ, एक्स वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये लिखी हुई है। ठीक है, और अगर इस कर्व पर मैं किसी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लूँ, तो ये देखो सी पॉइंट है जहाँ, यहाँ पर मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब बना ली, मतलब डेरिवेटिव की है यहाँ पर मेरा। तो एफ ये किसकी वैल्यू है, ये सी किसकी वैल्यू है, एफ डैश सी की। ये क्या है, ये भी हमें यहाँ पर मैंने डिफरेंशिएट किया, ये भी हमें क्या रहता है, यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट। और ये पॉइंट इस तरह का है, देखो ये पॉइंट यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है, बट मैंने वो पॉइंट लिया है जो इस ए बी लाइन के पैरेलल हो। अगर ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं, अगर ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं तो इनकी स्लोप्स क्या होगी, इक्वल। और इसकी स्लोप कितनी है, एफ डैश सी, ये आपको पता ही है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस सी। तो इस तरह से ये थ्योरम हमने प्रूव की थी। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए, बस दैट्स इट। ठीक है, अब हम अपना जो क्वेश्चन है, अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अब हम जो अपना क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। अब देखो सबसे पहले ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं लेट एफ बी एनी फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब देखो यहाँ पर मुझे आपको एक दो बातें क्लियर करनी है कि इसका ना सॉल्यूशंस कुछ टीचर्स इसको डायरेक्टली करवा रहे हैं कि ये डेरिवेटिव है और डेरिवेटिव को हम लिख सकते हैं एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन,
x2 माइनस x1। अब क्योंकि x2 x1 से बड़ा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हमें गिवन है, तो ये 0 से बड़ा है, तो इसलिए ये इंक्रीजिंग प्रूव हो गया। बहुत जल्दी सोल्यूशन हो गया उनका। ये एक्यूरेट है बट लॉजिकली इतना एक्यूरेट नहीं है, इसमें कमी है। कमी वही है जो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम कहती है, मैं हर एक डेरिवेटिव को इसके इक्वल नहीं लिख सकता। एक बात आप याद रखोगे कि मैं हर एक डेरिवेटिव, देखो ये भी एक यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, ये भी एक यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब ये भी कर्व है, अब ये x1 पॉइंट है, ये x2 पॉइंट है, ठीक है, ये fx1 है, ये fx2 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकता हूँ। अब ये जो f डैश x है, ये जो f डैश x है, ये यहाँ पर भी स्लोप हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती, कहीं पर भी हो सकती है। आप ये बात समझने की कोशिश करो, यहाँ पर भी यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। ये सभी यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट है, मैं आपको वैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमारे पॉइंट ये जो हैं ये यहाँ पर है, तो इसकी जो स्लोप पैरेलल जो है वो हो सकता है कि इसके पैरेलल आ जाए, बट ना तो वो इसके पैरेलल, ना तो इसके पैरेलल, ना तो इसके पैरेलल है, मतलब हम इसको बिना वजह के इक्वल नहीं लिख सकते। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम भी यही कहती है कि कम से कम एक पॉइंट मिलेगा, एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, बट हम इसको डायरेक्टली ऐसा इक्वल नहीं लिख सकते। तो ये लॉजिकली थोड़ी सी इनएक्यूरेट लगी एक्सप्लेनेशन, इसलिए मैं इसको ऐसा नहीं एक्सप्लेन कर रहा, ठीक है। और इसमें ना ही हमें x1 x2 पॉइंट सपोज करने की जरूरत है, जिस तरह से मैं आपको करवाऊंगा बहुत इजी मेथड है। जस्ट आपको लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का रिजल्ट आना चाहिए और कुछ भी नहीं। अगर आपको वो थ्योरम आपने याद की हुई है बहुत अच्छी बात है, मैंने कोई समझा भी दिया। अगर आपको नहीं भी समझ आया, देखो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को इतना मत समझो कि पता नहीं क्या मैंने समझा रही, उसमें यही बात मैंने समझाई है जो बाकी टीचर्स भी आपको करा रहे हैं, ठीक है। अब उसमें थोड़ा सा लॉजिकल ढंग से बात की गई है, तभी मैं ये वाली एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको। अब फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, सिंस ये भी हमें गिवन है कि f डैश x ग्रेटर देन 0 है ऑन ओपन इंटरवल ए बी, मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू, अगर इसको समझने की कोशिश करो, जैसे मैंने पहले समझाया था, डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है, देयरफॉर f डैश x इज, देयरफॉर f डैश x इज डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल ए बी। डिफाइंड से मेरा मतलब ये है कि देखो डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड भी तो बन सकता है ना, कि अगर मैं किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करूं और उसका डेरिवेटिव की वैल्यू 1/x आ जाए, तो क्लियरली ये 0 पर नॉट डिफाइंड हो जाएगी। f डैश 0 कितना होगा, नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड। तो इसलिए हमारा डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। समझने की कोशिश करो, क्रैमिंग मत किया करो, समझने की कोशिश करो कि डेरिवेटिव हमेशा इसमें पॉजिटिव है, मतलब कोई वैल्यू तो उसकी आ रही है, मतलब वो डिफाइंड है। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ f(x) इज डिफरेंशिएबल, f(x) इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। मैं बोल सकता हूँ ना कि हर जगह पर ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अगर डेरिवेटिव की वैल्यू ऐसी है और हमारा इंटरवल ऐसा है 1,2, तो बोल सकता हूँ कि ये डेरिवेटिव हमेशा, फंक्शन जो है हमेशा डिफरेंशिएबल है, क्योंकि इसके बीच में ये नॉट डिफाइंड नहीं बनेगा। बट अगर हमारा इंटरवल ये हो -1 से लेके 1 तक, तो 0 पर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बट यहाँ पर लिखा गया कि फंक्शन हमारा डिफाइंड है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब डिफाइंड है, मतलब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब आपको एक रिजल्ट पता होना चाहिए, सिंस अब सब कुछ हमने वहाँ पर नहीं किया था लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में, ये हम कंटिन्यूटी में पढ़ चुके हैं। सिंस एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, सिंस एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस, तो अगर ये कंटिन्यूस है, तो अगर ये कंटिन्यूस है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब ये सब कुछ मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखो ये जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिए, ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपके नोट्स के लिए जस्ट लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लिख के दिखाई है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल पर
डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल पर, तब वहाँ पर एक सी पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस सी। अब सेम यहाँ पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस भी है क्लोज इंटरवल पर, डिफरेंशिएबल भी है, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया, तो वहाँ पर एक पॉइंट हमें मिल जाएगा ऐसा। तो आल्सो वी नो कि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। मतलब इस इंटरवल के बीच पे डेरिवेटिव की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। देयरफॉर एफ डैश सी आल्सो ग्रेटर देन 0 एज सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी ओपन इंटरवल। अगर एक्स ए और बी के बीच में है तो डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है, सी भी तो ए और बी के बीच में है तो वहाँ पर भी डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। पुट इन 1, इसको आप नंबर 1 सपोज कर लो। अगर हम 1 में पुट करेंगे तो विच एम्प्लाइज एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए ग्रेटर देन 0, मतलब ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, अब जस्ट हमारा लास्ट पार्ट रह गया। अब देखो मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 3/-2 <(-1), पता ही है ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर मैंने सही लिखा है। अगर इस -2 को मैं उधर लेके जाऊँ, अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ तो ये गलत है, क्योंकि -2 कभी भी 3 से बड़ा नहीं हो सकता। तो जब भी हम माइनस को उधर लेके जाते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज। आप चेक भी कर सकते हो। अब ये 1 से बड़ा है, अगर इस 2 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये ट्रू है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर को उधर लेके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी को, बट अगर हम नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, एज वी नो b इज ऑलवेज ग्रेटर देन a, देयरफॉर b माइनस a पॉजिटिव नंबर है। अब b a से ग्रेटर देन क्यों है, देखो इंटरवल दिया हुआ है हमें ये वाला, और इंटरवल लिखने का स्टैंडर्ड तरीका यही है, जैसे 0,2 -1,3, ठीक है, 0,4, मतलब छोटा नंबर पहले लिखते हैं, बड़ा नंबर बाद में। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अब यहाँ पर लिखा हुआ a और b, तो मतलब b बड़ा है a से, तो b माइनस एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसको हम उधर लेके जा सकते हैं। तो विच एम्प्लाइज एफ बी माइनस एफ ए ग्रेटर देन 0 b माइनस ए। तो विच एम्प्लाइज एफ बी माइनस एफ ए ग्रेटर देन 0, विच एम्प्लाइज एफ बी ग्रेटर देन एफ ए एज b ग्रेटर देन a। तो देखो हमने प्रूव कर दिया, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन है। एफ बी एफ ए से बड़ा है अगर बी ए से बड़ा है, तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल ए बी। अब देखो स्टूडेंट्स, आपके सामने ही है, ये क्वेश्चन हमने प्रूव कर दिया। अब इसमें मैंने कुछ, देखो लास्ट पेज पे मैंने कुछ टेक्निकल बातें की हैं कि आपको इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, कि अगर x2 की एफ ऑफ बी की वैल्यू, मैंने आपको समझाया था कि अगर fx2 की वैल्यू fx1 से बड़ी है, x2 ग्रेटर देन x1 के लिए, x के बढ़ने से fx2 भी बढ़ रहा है, मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो b के देखो b बड़ा है तो f ऑफ b बड़ा है, a छोटा है तो f ऑफ a छोटा है, मतलब ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। फिर मैंने आपको लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम बताई, अब वो पता होनी आपको ज़रूरी है। मुझे लगता है कि उसके बिना इसका सोल्यूशन करना थोड़ा सा लॉजिकली इतना करेक्ट मुझे नहीं लगा। ठीक है, जस्ट आपको वो बात पता होनी चाहिए, ये वाली, यही डेफिनेशन है, क्योंकि इसको डायरेक्टली एफ डैश एक्स को मैंने बताया इसके इक्वल नहीं लिख सकते, क्योंकि ये किसी और यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि ये किसी और टेंजेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि कर्व पर बहुत सारी टेंजेंट्स बन सकती हैं, तो इसको डायरेक्टली इसके इक्वल नहीं लिख सकते। उसको इक्वल रखने के लिए हमें, मतलब कि इन दोनों को आपस में क्या, मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, और फिर हम लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इस तरह से मैंने किया है, तो इसको मैंने इक्वल रखा, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो b ग्रेटर देन a,
तो अगर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो मतलब इसको मैं उधर ले जाके ख़त्म कर सकता हूँ, तो एफ बी माइनस एफ ए ग्रेटर देन ज़ीरो। तो अगर इसकी वैल्यू बड़ी है, बी के बड़े होने से इसकी वैल्यू बड़ी है, तो ये फंक्शन हमारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली प्रूव कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की बात करते हैं। शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r by root 3, also find the maximum volume। अब ऐसा सा ही क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था लास्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर आपको बता देता हूँ हाइट ऑफ सिलेंडर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम और मिनिमम में से पूछा गया है। ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब मतलब सफियर के अंदर है, ऑफ रेडियस r इज 2r बाई रूट 3, आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो सबसे पहले आपको बताया ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.5 का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ये वाली मैपिंग हम फॉलो करने वाले हैं, गिवन, मैक्सिमम और लिंक। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक सफियर है, और सफियर के अंदर पहले हमारे पास कोन था, अब हमारे पास यहाँ पर सिलेंडर है। अब सिलेंडर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो हमें सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम चाहिए, और हाइट ऑफ सिलेंडर हाइट ऑफ जो सिलेंडर है वो इतनी होनी चाहिए 2r बाई रूट 3। ये तो आपको पता है एडिशनल बातें ये खुद ब खुद प्रूव हो जाती हैं। आल्सो फाइंड दी मैक्सिमम वॉल्यूम, ये खुद ब खुद प्रूव हो जाएंगी। हमें बस ये ध्यान देना कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। तो देखो वही सफियर है, अब इसके अंदर जो सिलेंडर है, वो इस शेप में भी हो सकता है। मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और करते हैं, इस शेप में भी हो सकता है। तो मतलब किसी भी शेप में हो सकता है, कोई सी मतलब शेप से मेरा मतलब सिलेंड्रिकली हो, उसकी शेप कम ज़्यादा हो सकती है, बट उसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होना चाहिए। अब हिट एंड ट्रायल से तो नहीं करेंगे, यहाँ पर डेरिवेटिव हमारी हेल्प करेगा। आई होप पहले आपको क्वेश्चन समझ में आया है। अब यहाँ पर पहले एक बार उसकी डायग्राम जो है वो बना लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन को और भी अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाई है सफियर की, और हमेशा की तरह देखो मैंने को बताया ना ये क्वेश्चन नंबर 15 के जैसा ही है। यहाँ जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो हम एक ही फ्लो में करते हैं, तो ये भी हम सेम फ्लो में करेंगे। सबसे पहले देखो सफियर बनाया मैंने, ठीक है। इसको हम ब्लैक में लिख लेते हैं। लेट ए सफियर ऑफ रेडियस r इज गिवन। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो r रेडियस है ये हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है। ये हमारे लिए क्या बिहेव करेगा, एक कांस्टेंट बिहेव करेगा। अगर आपने मेरे से क्वेश्चन पढ़े हैं तो आपको पता है मैंने ऐसे ही करवाया, ठीक है। वहाँ पर कौन था, यहाँ पर सिलेंडर आ गया। अब उसके बाद और हमें क्या गिवन है, देखो गिवन तो हमारा हो गया। अब उसके बाद जो वेरिएबल, ये तो आपको पता है ये सिलेंडर है, ये वेरी कर सकता है, छोटा बड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसका जो वॉल्यूम है वो मुझे मैक्सिमम चाहिए। अब ऐसा करते हैं, उसको मैं ग्रीन में लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर जस्ट मैंने ग्रीन में आपके लिखा है, लेट ए सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सफियर सच दैट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज मैक्सिमम। अब इसको हम जो है हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और आप सभी को पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम। इसको आप नंबर 1 दे दो। वेयर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, मैंने आपको बना के भी दिखा दिया। आर क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, एच क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो ये हमें मतलब ग्रीन मैंने लिख लिया। अब इसको हमें मैक्सिमम करना है तो इसको हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। देखो हमने दोनों स्टेप्स मैपिंग के फॉलो कर लिए हैं। हमने ये भी फॉलो कर लिया, गिवन को लिख लिया, मैक्सिमम को भी लिख लिया। अब इसको हमें डेरिवेटिव करना है तो इसको हमें एक वेरिएबल में करना पड़ेगा, और वो डायग्राम या गिवन की हेल्प से होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिंक। अब कौन वाले क्वेश्चन में आपको याद होगा वैसा सही हम यहाँ पर कुछ करेंगे। अब ये एक सफियर है, सफियर के अंदर एक कोन है, तो आपको पता है ये रेडियस थी,
ठीक है, ये रेडियस थी, तो यहाँ पर भी हम रेडियस बना लेते हैं। मैं पहले आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो जस्ट मैंने सेम उसी की तरह यहाँ पर आर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है आपके सामने ओ ए बी, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था। अब वहाँ पर क्या था कि ये रेडियस है, तो क्योंकि ये कोन था तो ये भी एक रेडियस थी। अब क्योंकि ये सिलेंडर आप देख भी सकते हो कि ओ पॉइंट यहाँ पर ऊपर तक मैच नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ से बना, देखो ये तो रेडियस है, अब ये रेडियस नहीं बन सकती क्योंकि ये पॉइंट यहीं तक है, तो इसलिए वो वाला लिंक हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, क्योंकि जो हमारा सिलेंडर और स्फीयर है ये सिमेट्रिकल डायग्राम है। अगर हम इस सिलेंडर की बात करें, यहाँ पर सेंटर है, तो जितना हाइट यहाँ पर है उतनी ही हाइट ऊपर होगी। मेरी बात को फॉलो कर रहे हो? अगर हम इसकी बात करें तो ये सेंटर है, तो मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी ये 3 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि जितना ये, मतलब देखो अगर आप सोच के देखो, किसी बॉल के अंदर अगर मैं किसी पाइप को डाल दूँ, तो जितना, देखो सिलेंडर भी एक सिमेट्रिकल डायग्राम है, स्फीयर भी एक सिमेट्रिकल डायग्राम है। तो देखो अब मान लो इसमें मैंने एक सिलेंडर डाल दिया, इसमें मैंने इस तरह से सिलेंडर को डाल दिया। अब इस सिलेंडर की टोटल हाइट 6 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है ये सेंटर है, तो 6 सेंटीमीटर टोटल हाइट है, तो नीचे भी यहाँ पर 3 होगी और ऊपर भी यहाँ पर 3 होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि सेंटर से बिल्कुल ही अंदर चला जाएगा। अब कोन में क्या होता है, कोन में ये तो यहाँ तक आ गया, ठीक है। कोन में यहाँ पर जितनी हाइट है, मैं ऊपर नहीं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर गैप है, नीचे देखो ध्यान से गैप है ना, यहाँ पर ये ऊपर टच कर रहा था। यहाँ पर जितना ऊपर गैप है उतना ही नीचे गैप है, मतलब जो सिलेंडर है वो हमेशा हाफ ऊपर होगा हाफ नीचे होगा। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो मतलब ये जो हाइट है ना, इसको रेड में लिख देते हैं, ये जो हाइट है इसको भी ऐसा को नेम दे दो सी। तो ये जो हाइट होगी ये बेसिकली h/2, और ये भी कितनी होगी, h/2। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो OA है ना ये h/2 होगा। अब ये तो आपको पता ही है, ये क्या है, रेडियस। अब ये भी पता है हमें, ये भी पता है, और ये r तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, ये कांस्टेंट ही है। तो यहाँ पर हम जो लिंक है वो यूज़ कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल OAB, आपको पता है ये OB क्या है, हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। अब OB कितना है, R, ठीक है। OA कितना है आपको मैंने बता ही दिया, h/2 का होल स्क्वायर। AB कितना है, R, ठीक है। तो यहाँ से आपके सामने R और H के बीच में रिलेशन आ चुका है। अब इसको मुझे एक वेरिएबल में करना, आप ऐसा करो R² की वैल्यू निकाल लो, यहाँ ऐसा करो, इसको सॉल्व करना चाहते कर लो। ये कितना आएगा, h²/4 प्लस R²। तो विच एम्प्लाइज R² की वैल्यू कितनी आई, R² माइनस h²/4। तो ये आपका क्या है, लिंक। तो मैंने R को H की फॉर्म में लिख लिया। इस R से हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हमारा क्या है, लिंक। अब इसको हम 1 में फिल कर लेते हैं और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो इस R² की वैल्यू को यहाँ पर फिल कर देते हैं, तो VC, ठीक है, πr² माइनस h²/4 इंटू H। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, πr² माइनस πh³ मैंने इस पाई और h दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, πr²h πh²/4 इंटू H πh³, ठीक है। अब इस R से हमें डरना नहीं है। तो हमारा जो पूरा वॉल्यूम है वो H में आ चुका है, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप मेरे को बताओ 15th क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आपको क्या चेंज लगा। मैं बिल्कुल सेम करवा रहा हूँ। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू H। सेम करवाने से मेरा मतलब यही रहता है ताकि आप उस ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस कर करके उसमें मास्टर बन जाओ, कि आपको ऐसा क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आप उसको फूट डालोगे, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि हम ऐसा कोई टफ क्वेश्चन कर रहे हैं। और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे डेरिवेटिव करना है VC का, मुझे डेरिवेटिव करना है πr² का, मुझे डेरिवेटिव करना है πh³/4
4 का। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा डी वी सी बाई डी एच, पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, मुझे डेरिवेटिव करना है एच का, पाई और 4 कांस्टेंट है, मुझे डेरिवेटिव करना है एच क्यूब का। तो डी वी सी बाय डी एच, तो पाई आर स्क्वायर, एच का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एच 1, पाई बाय 4, पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है एच। तो डी वी सी बाई डी एच की वैल्यू कितनी आ गई, पाई आर स्क्वायर माइनस, इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 एच स्क्वायर, और एच का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एच 1। अब जैसा ही हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आप सभी को पता है, पुट डी वी सी बाई डी एच इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं ताकि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आए, विच एम्प्लाइज पाई आर स्क्वायर माइनस 3 पाई बाय 4 एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 एच स्क्वायर, यहाँ पर 4 आएगा, तो ऐसा करो इस 4 और 3 और पाई को उधर लेके जाओ, तो विच एम्प्लाइज एच स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर बाय 3 पाई। मुझे लगता है कि आपका एक आंसर तो यहीं पर आ जाएगा, पाई और पाई कैंसल, तो मेरे पास कितना बच गया 4 बाई 3 आर स्क्वायर, तो विच एम्प्लाइज एच इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 4 बाई 3 आर स्क्वायर। तो 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, 3 का अंडर रूट 3, आर स्क्वायर का आर, बट मैं सिर्फ एच की पॉजिटिव वैल्यू को ही रखूँगा क्योंकि ये हाइट है और हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये हमारा क्या है, इकलौता क्रिटिकल पॉइंट, ये हमारा क्या है, इकलौता क्रिटिकल पॉइंट। और मेरे हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन है एक कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2r बाई रूट 3 हमारा प्रूव भी हो गया। कोन वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि हाइट कांट बी नेगेटिव, तो इसलिए वो वाली वैल्यू तो हमारी रिजेक्ट होगी, तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रखी है। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट था, ठीक है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है, तो मुझे डेरिवेटिव करना है डी वी सी बाई डी एच का, मुझे डेरिवेटिव करना है पाई आर स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है 3 पाई बाय 4 एच स्क्वायर का। तो यहाँ पर कितना आ गया, डी स्क्वायर वी सी अपॉन डी एच स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, 3 पाई बाय 4 कॉन्स्टेंट है, मुझे डेरिवेटिव करना है एच स्क्वायर का। तो -3 पाई बाय 4, अब पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है एच। तो डी स्क्वायर वी सी अपॉन डी एच स्क्वायर, तो कितना आएगा, इसको अब कट करना चाहते हो तो कट कर सकते हो, तो 3 बाई -3/2 पाई एच, एच का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एच 1। ठीक है, तो ये हमारी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना है। अब क्रिटिकल पॉइंट कितना है हमारा, एच इज इक्वल टू 2r बाई रूट 3। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमारे लिए, क्योंकि ऐसे हमने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। -3/2 पाई, एच की जगह पर 2r बाई रूट 3। अगर इसको आप सॉल्व करोगे, 3 2 ज़ा 6 पाई आर, 3 2 ज़ा 6 पाई आर बाई 2 रूट 3। अब क्लियरली ये एक नेगेटिव वैल्यू है। मैं इतना श्योर कैसे हूँ आपको पता है, एज पाई एंड आर रेडियस, ठीक है, स्फीयर की रेडियस है, कांट बी नेगेटिव, दे आर
दे बोथ आर पॉजिटिव क्वांटिटीज। अगर दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं देयरफॉर 6 पाई आर बाई 2√3 आल्सो पॉजिटिव। ये जस्ट मैंने वैसे ही लिखा है। अब ये सब कुछ आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। देखो नोट्स और चीज़ होती हैं, किसी चीज़ को समझना उसको नोट्स में लिखना वो अलग से बात है, पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करना वो अलग से बात है। नोट्स में आप ध्यान रखना मेरी बात का, नोट्स में हम सभी वो चीज़ें लिखते हैं जो भी मुझे समझ में आई हैं, मेरे टीचर ने कुछ बोला है, मुझे कोई बात अच्छी लगी, मैंने उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लिया, कुछ भी लिखते हैं हम। बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जाम में तब वो डिफरेंट तरीके से करते हैं, क्योंकि नोट्स बनाते टाइम हम क्वेश्चन को समझ रहे होते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन करते टाइम हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है प्लीज़। तो ये सब बातें आपके लिए हैं ताकि जब भी आप नोट्स पढ़ो अपने उसको आपको डाउट ना लगे। तो ये पाई और मतलब ये हमारी नेगेटिव वैल्यू है। देयरफॉर मैं लिख देता हूँ h इज इक्वल टू 2r/√3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। देयरफॉर VC मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम। ठीक है। आल्सो h is equal to 2r/√3 that is height of cylinder is equal to 2r/√3। तो ये भी हमें प्रूव करना था। अब इसमें एक एडिशनल बात और पूछी गई है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम वॉल्यूम। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं, वो जस्ट कैलकुलेशन का पार्ट है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। अब देखो हमें जस्ट मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम को। तो ये वॉल्यूम था सिलेंडर का, ठीक है। तो मैंने आपको बताया मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिखा है, वैसे इसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। तो आर की वैल्यू मैंने यहाँ फिल कर दी तो मेरे पास वॉल्यूम इतना बन गया। क्यों फिल किया? क्योंकि मेरे पास एच की वैल्यू है, तो एच की वैल्यू यहाँ पर फिल कर दो। पाई आर स्क्वायर, एच की जगह पर 2r/√3, पाई बाय 4, एच की जगह पर 2r/√3 का क्यूब। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं तो कितना बनेगा 2 पाई आर क्यूब बाय √3। वैसे इसको आप कहीं पर भी छोड़ सकते हो, बट अगर आपको लिखा आ जाए पेपर में कि जिस तरह से एनसीईआरटी में जो इसका आंसर है अगर हम देखें तो वो पता कितना है? एनसीईआरटी में इसका आंसर है 4/3 पाई आर क्यूब, ये भी है 4 पाई आर क्यूब बाई 3√3। तो अगर पेपर में लिखा है कि इसका मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा तो हमें पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। पाई बाय 4, 2 का क्यूब 8, आर क्यूब, अब √3 की पावर 3। अब कुछ बच्चों को ये सॉल्व नहीं करना आता तो जस्ट इसको आप ऐसे लिख लिया करो। आता तो है बट कई बार ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको आप ऐसे लिख लो, ठीक है। तो साथ साथ में इसको सॉल्व भी करते हैं, जैसे ये यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। तो 2 पाई आर क्यूब बाय √3, अब यहाँ पर कितना है -2 पाई आर क्यूब बाय 3√3। तो जस्ट आंसर को वैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब ऐसा करो 2 पाई आर क्यूब बाई √3 को कॉमन ले लो, 1 आएगा, यहाँ पर सब कुछ बाहर है तो 1/3 रह गया। तो 2 पाई आर क्यूब बाई √3, तो 3 - 1/3, तो 2 पाई आर क्यूब बाई √3, यहाँ कितना आएगा 2/3। इसको सॉल्व करना तो 4 पाई आर क्यूब बाई 3√3। तो ये हमारा क्या है, मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम वॉल्यूम। तो देख लो हमने कितना इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो एक बार जल्दी से क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। अब देखो बेसिकली हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था, सफ़ियर गिवन है हमें, सिलेंडर उसके अंदर कम ज़्यादा हो सकता है तो ये ब्लैक में लिखा है, सिलेंडर को मैंने ग्रीन में लिखा है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम चाहिए था पाई आर स्क्वायर एच, इसको हमें एक वेरिएबल में करना है तो वो किसकी हेल्प से होगा, लिंक की हेल्प से। अब यहाँ पर भी कौन वाला लिंक ही हम यूज़ करेंगे,
ये रेडियस हमें गिवन है, ये हमें आर पता है, इसकी वैल्यू नहीं पता थी मुझे, तो इसकी वैल्यू कितनी है h/2 मतलब जितनी हाइट है सिलेंडर की, क्योंकि ये सिमेट्रिकल डायग्राम है, जितना ये ऊपर खाली है जो उतना नीचे खाली रह जाएगा, मतलब ये h/2 है, ये भी h/2 है। तो सभी वैल्यूज मेरी भी आ गई, तो मेरा r² की वैल्यू मैंने निकाल ली इन टर्म्स ऑफ h। इसमें बस समझने वाली बात यही थी, तो मैंने लिंक की वैल्यू यहाँ पर फिल की, डिफरेंशिएट किया, 0 के इक्वल रखा, तो मेरे पास h की 2 वैल्यूज़ आ गई। नेगेटिव वैल्यू हमने रिजेक्ट कर दी कि हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमारा एक पॉइंट प्रूव भी हो गया कि h कितना है 2/√3 r। अब उसके बाद जैसे इसको डबल डिफरेंशिएट किया, वैल्यू फिल की, तो ये नेगेटिव आ गई। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिम है, सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिम हो गया और ये हमारा प्रूव हो गया। बट उन्होंने कहा था कि मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है, तो इसलिए मैंने वॉल्यूम में h की वैल्यू को फिल किया, थोड़ा सॉल्व किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 18th की बात करते हैं। शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h and semi-vertical angle alpha is 1/3 of that of cone and greatest volume of cylinder is this 4/27 pi h³ tan square alpha। अब ये जो क्वेश्चन है, पहले तो ये पहचानते कौन सी एक्सरसाइज का है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। अब ग्रेटेस्ट से हमें पता लग गया कि ये मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है। विच कैन बी इंस्क्राइब्ड, जो किसी के अंदर है, किसके अंदर है, राइट सर्कुलर कोन के अंदर ऑफ हाइट h, इसकी हाइट गिवन है, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज 1/3 ऑफ दैट ऑफ कोन। मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है 1/3h, मतलब कोन की हाइट का वो 1/3 है। ठीक है, जितनी कोन की हाइट होगी उसका 1/3 हाइट सिलेंडर की है, तो ये हमें प्रूव करना है। बट ये एक एडिशनल बात है, इसको हम कर लेंगे, ये खुद ब खुद अपने प्रूव भी हो जाती है। एंड ग्रेटेस्ट वॉल्यूम कितना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, तो ये भी एडिशनल बात है, तो ये भी हम प्रूव कर लेंगे। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे समझते हैं। जस्ट क्वेश्चन करवाने से पहले बता दूं, समझाने से पहले बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली एग्जाम्पल नंबर 38, वहाँ पर भी कोन जो है, कोन के अंदर सिलेंडर था, वैसा ही क्वेश्चन है। और इसको ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसका वॉल्यूम इतना प्रूव करवाना है, तो ये कुछ मिल रहा है 23rd क्वेश्चन के जैसे, एक्सरसाइज 6.5 के जैसा। ठीक है, तो सब कुछ बातें छोड़ दो, हम इसको वैसे ही पैटर्न में फॉलो करेंगे जो हमारी मैपिंग कहती है। तो अगर हम देखें तो ये एक कोन है, ठीक है, ये मैंने फिक्स बना लिया, ये कोन है, कोन का मतलब फिक्स। ठीक है, कोन की हमें क्या गिवन है, हाइट गिवन है, और सेमी वर्टिकल एंगल, आपको पता है ये सेमी वर्टिकल एंगल होता है। वैसे इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ टिप, ये पूरा होता है एंगल ऑफ अपेक्स, बट अगर इसका मैं हाफ कर दूं तो वो होता है सेमी वर्टिकल एंगल। तो ये हमें गिवन है। अब गिवन से मेरा मतलब ये है बार बार कि अल्फ़ा और एच जो हैं हमारे लिए कांस्टेंट है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब मान लो इसके अंदर सिलेंडर, आप सिलेंडर जो है वो ग्रीन में बनाया, क्योंकि ये जो है ये कम ज़्यादा हो सकता है। जिस तरह से मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये कोन तो सेम रहेगा, ठीक है, ये कोन तो सेम रहेगा। अब हो सकता है कि ये जो सिलेंडर है वो कुछ इस तरह का हो, इसके अंदर ये भी तो हो सकता है ना कि ये सिलेंडर इस तरह का हो, ये भी हो सकता है कि इस तरह का फ्लैट हो, मतलब किसी भी शेप में ये डिफरेंट हो सकता है। जस्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें उस कोन का, सॉरी सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम चाहिए, वो वाला सिलेंडर हमें लेना है जिसका वॉल्यूम इसके अंदर क्या होगा, मैक्सिमम। तो इसको हिट एंड ट्रायल से तो नहीं करेंगे, इसको हम डेरिवेटिव से करेंगे। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, डायग्राम को बना लेते हैं। अब देखो, आपको क्वेश्चन और भी अच्छे समझाने के लिए मैंने डायग्राम बनाई है। ब्लैक में हमारा क्या है, कोन, तो मैं लिख देता हूँ ए राइट सर्कुलर कोन इज गिवन। ठीक है, एच मतलब हाइट ऑफ कोन, ये क्या है हमारे लिए, कांस्टेंट। ये मैं जानबूझ के आपके लिए लिख रहा हूँ, अल्फ़ा सेमी वर्टिकल एंगल, तो ये हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट। ये मैं जानबूझ के इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसको हमें यूज़ भी करना है और इससे हमें डरना भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों हमारे लिए क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं। अब ये हमने लिख लिया, अब ग्रीन में लिख देता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर ग्रीन में मैंने लिख दिया कि सिलेंडर इसके अंदर है, मैं यहाँ पर मैंने ग्रीन में बनाया क्योंकि इसकी शेप कम ज़्यादा हो सकती है। इस तरह से है कि इसका सिलेंडर का वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज़ ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब VC, तो वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है आपको पता है, अभी अभी हमने किया था पाई आर स्क्वायर एच। तो ये मुझे मैक्सिमम चाहिए, इसको आप नंबर 1 दे दो, वेयर आर क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, और एच क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ग्रीन में मैंने लिख लिया जिसको हमें मैक्सिमम करना है, ब्लैक में मैंने लिख लिया जिसको हमें मतलब जो हमारा कांस्टेंट है हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें 1 वेरिएबल में करना है। यहाँ पर 2 वेरिएबल है क्योंकि इसको मुझे डेरिवेटिव करना है आर और एच, तो इसको मुझे मतलब कि हटा एक वेरिएबल में करना पड़ेगा। अब एक वेरिएबल में किस तरह से करेंगे, अब देखो आपको पता है हमें लिंक की हेल्प चाहिए, तो लिंक के लिए हम डायग्राम के पास जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पर सेमी वर्टिकल एंगल है तो उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा ईजी रहेगा हमारे लिए, और हमारे क्वेश्चन आंसर में भी सेमी वर्टिकल एंगल है। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे, अब ध्यान से देखो, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है इन ट्रायंगल ओ ए बी। अब आपको पता है मैंने आपको हमेशा बताया है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो थीटा या अल्फ़ा के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो अल्फ़ा के सामने परपेंडिकुलर है, और ये नीचे क्या रह गया फिर, बेस। ये क्या रह गया, बेस। तो अब मैं इन दोनों पर तवज्जो क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ध्यान से देखो ये हाइपोटेन्यूज़ है, तो इसका हमें कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो ऐसा करो, इसको ना आप सी नेम दे दो। अब क्यों दे रहा हूँ, देखो टैन अल्फ़ा, आपको पता टैन अल्फ़ा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है हमारा ए बी, और बेस कितना है हमारा ओ ए। ठीक है, तो देखो ए बी कितना है, ए बी कितना है हमारे पास, कैपिटल आर। ठीक है, अब ओ ए के बारे में हमें कुछ नहीं पता। अब ध्यान से देखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये ओ सी है। ठीक है, ये ओ सी है टोटल। अब ओ सी को मैं 2 पार्ट्स में कर सकता हूँ, ओ ए प्लस ए सी। ओ सी को मैंने ओ ए प्लस ए सी लिख दिया। अब ओ सी मुझे पता है टोटल कितना है, हाइट ऑफ कोन। ओ ए मुझे नहीं पता। अब ए सी कितना है, ए सी कितना है, कैपिटल एच। तो यहाँ से मैं ओ ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ एच माइनस एच, जो मुझे चाहिए भी। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ ओ ए को, इसको लिख लेना ओ सी माइनस ए सी। ठीक है, तो ये आर कितना आ जाएगा, ओ सी कितना है, कैपिटल एच, ए सी कितना है, सॉरी ये स्मॉल एच है, ये कैपिटल एच है। ठीक है, यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ, बिकॉज ओ सी कितना है, ओ ए प्लस ए सी, ओ सी है स्मॉल एच, ओ ए हमें कैलकुलेट करना है, ए सी है सिलेंडर की हाइट। तो यहाँ से आप ओ ए की वैल्यू निकाल सकते हो एच माइनस एच। ठीक है, अब इससे में फ़ायदा क्या हुआ, आर और एच में मुझे रिलेशन मिल जाएगा। टैन अल्फ़ा भी कांस्टेंट है, इससे डरना मत कि टैन अल्फ़ा हमारी इक्वेशन में आ जाएगा, ये वाला एच भी कांस्टेंट है। तो ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे, अब देखो मैं आपको अभी अभी एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे माइंड में अभी अभी एक बात आई है कि यहाँ से ना अगर आप मतलब कि किसी भी और चैनल पे या कहीं पर भी इसका सल्यूशन देखोगे तो सभी ने इसमें जो है वो आर की वैल्यू निकाली है, और आर की वैल्यू जो है देखो, अगर मैं आर की वैल्यू निकाल लूँ यहाँ से एच माइनस, ऐसा करते हैं यहाँ पर करते, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा डिफरेंट वे से इसलिए नहीं करवा रहा कि मुझे डिफरेंट रहना है, मुझे ये देखना होता है। देखो जैसे मैंने अभी पहले इसको सॉल्व किया तो देखा कि इसमें जो क्वाड्रेटिक बन रही है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप यहाँ पर आर की वैल्यू निकालोगे वो कुछ ऐसी आएगी, अगर आप उसको फिल करोगे तो आपका डेरिवेटिव कुछ ऐसा बनेगा, टैन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू एच। तो पाई टैन स्क्वायर अल्फ़ा, इसका स्क्वायर खोल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू एच। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको इतना आएगा एच स्क्वायर एच प्लस एच क्यूब माइनस 2h स्क्वायर एच। ठीक है, ये पूरा आपका जो वॉल्यूम है वो एच में आ गया। अब स्मॉल एच से हमें डरना नहीं है, ये हमारे लिए कांस्टेंट है। मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन भी कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव जब हम करेंगे, ठीक है, ये जस्ट आपको मोटिवेशन देने के लिए है,
इसका एच इसका तो कांस्टेंट है, एच का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू H1, इसका डेरिवेटिव 3H स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 2 और H तो कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 2H आएगा। तो जब इसको डेरिवेटिव जीरो के इक्वल रखोगे तो आपके पास ये सिचुएशन बचेगी, ये तो ज़ीरो नहीं होगा तो यहाँ पर ये वाला ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। अब ये ना टीचर कुछ इस तरह से करवाते हैं, इसको मैं भी ऐसे ही करवाऊंगा अगर मुझे करवाना हो, 3H स्क्वायर माइनस 4HH प्लस H स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लो। अब पहली बात तो इसमें इतने एच हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कांस्टेंट कौन है और वेरिएबल कौन है। तो ये कांस्टेंट है। अब इसको टीचर बोलते हैं कि इसके फैक्टर्स बना लो। इसके फैक्टर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बनाने थोड़े से मुश्किल हैं, ध्यान से देखो। -3HH माइनस HH माइनस 4H, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनेगा। तो इसके बाद इसको वो सॉल्व करते हैं और H की वैल्यू आ जाती है। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आपके लिए, तो मुझे ये नहीं होता कि मुझे फ्लो के साथ ही चलना है कि सभी ऐसे करवा रहे हैं मैं भी ऐसे ही करवाऊँ। मैंने थोड़ा सा देखा कि अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर आप इस मेथड से कंफर्टेबल हो तो कोई भी गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल सही मेथड है। बट मुझे लगा कि ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी थोड़ी सी मुश्किल है। अब इसको ऐसा सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। आप ऐसा करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर इतना आएगा। तो आप ऐसा करो H माइनस H। अब आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर H की वैल्यू हमें निकालनी है, आप तो कैपिटल R की वैल्यू निकाल लोगे तो हमारा क्वेश्चन कैसे प्रूव होगा कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज़ 1/3। देखो वो सभी छोटी छोटी बातें हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपको सेम क्वेश्चन H में ही आए। ये सेम क्वेश्चन आपको रेडियस में भी पूछा जा सकता है कि इसकी जो रेडियस है वो इतनी है। तो इसलिए दोनों चीज़ों में हमें कंफर्टेबल रहना चाहिए। तो ऐसा करो, इस H को आप उधर ले जाओ, इस R को आप इधर ले आओ, ठीक है। अब मैंने कैपिटल H की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R निकाल रही है, ठीक है। तो H कितना आ गया हमारा, H माइनस R tan अल्फ़ा। आप सोच रहे हो कि सर डिवाइड में टर्म्स है, देखो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। लिंक, ठीक है। तो इसको हम 1 में पुट कर लेते हैं। अब 1 कितना था हमारा, देखो ध्यान से देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन की हुई है, अगर आप देख पा रहे हो। ये मैंने भी पहले इसको ऐसे ही करने वाला था, बट बाद में जब सॉल्व करके देखा तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा टफ है। तो मैंने जस्ट थोड़े से एफर्ट्स और किए, तो मैंने इसको H की वैल्यू निकाल के सॉल्व करने की कोशिश की। तो मुझे लगा ये तो बहुत ईजी है, क्यों ना इसको ऐसे किया जाए। और शायद किसी ने ऐसा कभी सोच के देखा ही नहीं कि इसको ऐसे भी किया जा सकता है। क्योंकि देखो, अगर यहाँ पर हम वैल्यू फिल करेंगे तो मुझे R का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। R का स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ पर स्क्वायर खोलना पड़ेगा। अब यहाँ पर ऐसी कोई नौबत है ही नहीं है, क्योंकि 1 हमारा कैसा है, देखो ये हमारा 1 है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो पाई R स्क्वायर, अब हम डायरेक्टली H की वैल्यू फिल कर देते हैं और हमारा पूरा वॉल्यूम R में आ गया। ना तो हमें इससे डरने की ज़रूरत है, ना ही हमें इससे डरने की जरूरत है, दोनों कांस्टेंट है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमें स्क्वायर भी नहीं खोलना पड़ा। प्लीज़ आप दोनों मेथड को कंपेयर जरूर करना, फिर आप मेरे से बात करना कि सर आपने डिफरेंट मेथड इसलिए करवाया, आप खुद बोलोगे सर आपने डिफरेंट मेथड इसलिए कराया क्योंकि ये ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो पाई H R स्क्वायर माइनस पाई R क्यूब बाय tan अल्फा, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब ये पूरा R में आ चुका है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल R, ठीक है। तो मुझे डेरिवेटिव करना है VC का, मुझे डेरिवेटिव करना है पाई H R स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है पाई R क्यूब बाय tan अल्फ़ा का। तो यहाँ पर कितना आएगा, पाई और H कांस्टेंट है, मुझे डेरिवेटिव करना है R स्क्वायर का, पाई और tan अल्फ़ा कांस्टेंट है, मुझे डेरिवेटिव करना है R क्यूब का। आप खुद बोलोगे सर बहुत इजी है, आप कंपेयर करना प्लीज़। पाई H, तो 2 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, R। तो यहाँ पर भी 3 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, R, ठीक है। तो डी वी सी बाय डी आर,
इसको लिख लो 2πh r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r 1, तो 3πr² बाई tan अल्फ़ा, r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r 1। तो देख लो कितना इजीली डेरिवेटिव हो गया। अगर हम यहाँ पर इसको कंपेयर करें तो मैंने r की वैल्यू यहाँ पर फिल की, इसका स्क्वायर किया, फिर इसका स्क्वायर मैंने खोला, फिर उसको मैंने डिफरेंशिएट किया, फिर से क्वाड्रेटिक बन गई, अब उसको मैंने फिर से फैक्टर्स बनाए, फिर जाके h की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर हमें इतना ताम झाम करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आपको पता है आपका जो स्टेप होता है वो क्या होता है, पुट dvc बाई डी आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो भी r की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर फिल करके हम वो वाली वैल्यू निकाल लेंगे कि हैच हाइट ऑफ सिलेंडर जो निकालनी थी। ठीक है, तो 2πr h माइनस 3π tan अल्फ़ा r² इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमेशा की तरह हम r इधर ले जाके r और r² कैंसिल आउट नहीं करेंगे, मैं आपको हमेशा बताया। आप ऐसा करो, पाई और r यहाँ से कॉमन ले लो, तो अंदर पाई और r तो कॉमन आ गए, तो कितना रह गया 2h। देखो ये कॉमन आ गए, इसको यहाँ देखो, पाई और r कॉमन है, पाई और r कॉमन है। ठीक है, तो पाई r कॉमन 2h रह गया, तो 3π बाहर r बाई tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे तो दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, इधर पाई r 0 और 2h माइनस 3r बाई tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ बोथ, तो विच एम्प्लाइज यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई 0 बाई पाई, चलो ऐसा लिख लो। ठीक है, तो यहाँ से 2h इज इक्वल टू 3r बाई tan अल्फ़ा, तो विच एम्प्लाइज r इज इक्वल टू 0, यहाँ से r की वैल्यू कितनी आई 2 tan अल्फ़ा इंटू h बाई 3, 2 tan अल्फ़ा h बाई 3। अब r ये रिजेक्टेड है वैल्यू, ये रिजेक्टेड है। क्यों रिजेक्टेड है आप मेरे को बताओ, हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। क्योंकि रेडियस जो है बिकॉज r मतलब रेडियस ऑफ सिलेंडर कांट बी इक्वल टू 0, दैट इज r जो है वो 0 की इक्वल नहीं हो सकता। क्योंकि देखो अगर रेडियस ही 0 बन गई सिलेंडर की, अगर ये सिलेंडर की रेडियस है ये 0 बन गई तो फिर तो सिलेंडर बनेगा ही नहीं, तो ये रिजेक्टेड है। तो हमारे पास हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया 2 tan अल्फ़ा बाई 3 इंटू h। ठीक है, तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। तो ये हमारा क्या है क्रिटिकल। देखो मैं डिफरेंट वे से कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे डिफरेंट बनना है, इसलिए कि ये मेथड बहुत इजी है। ठीक है, तो r की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट, डबल डिफरेंशिएट करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। अब वो लगा लेते हैं। अब देखो अब हमें यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, तो ये आपकी सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो मुझे डेरिवेटिव करना है dvc बाई डी आर का, मुझे डेरिवेटिव करना है 2πh, इससे घबराना, ये कांस्टेंट है r का, मुझे डेरिवेटिव करना है 3πr² बाई tan अल्फ़ा का। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा d² vc अपॉन dr², तो 2πh कांस्टेंट है, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है r का, 3π tan अल्फ़ा कांस्टेंट है, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है r² का। तो यहाँ पर कितना आएगा 2πh, r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r 1, 3π tan अल्फ़ा और r² 2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है r। तो यहाँ पर हमारे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू फाइनल आ गई 2πh 6π r, 3 और 2 6 tan अल्फ़ा, r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r 1। अब जस्ट हमें क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना है इसकी वैल्यू की कितनी पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी। अब ऐसा करते हैं उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है, इसको डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव में फिल करते हैं।
तो बड़ी ही आसानी से इसका आंसर आ जाएगा 2πh 6π tan α। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी है 2/3 tan α इंटू एच। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर यहाँ पर आपको एक पॉइंट भी लगा ना कि ये मेथड मुश्किल है, आप प्लीज़ दूसरा मेथड कर लेना। ठीक है, इतना मतलब कि मुझे इस मेथड पर विश्वास है कि ये इतना इजी है, क्योंकि मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, मैं भी आज ही इसको अभी अभी मेरे माइंड में ये क्वेश्चन करते करते ही दिमाग में आया था, और तभी मैंने अपना जो तरीका है ना क्वेश्चन करने का बदल लिया, अभी बदल लिया कि ये क्वेश्चन तो यार इस तरह से बहुत ज़्यादा ईजी हो रहा है, तो बस मैंने आपको करवा दिया, ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है। तो कितना आएगा यहाँ पर d²vc/dr² 2πh माइनस 2×2=4πh, तो कितना आ गया -2πh। और ये एक नेगेटिव वैल्यू है। क्यों इतना श्योर मैं कैसे हूँ? बिकॉज पाई एंड h मतलब हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है देयरफॉर 2πh इज पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, ये फिर से बोल रहा हूँ, ये आपने लिखना नहीं है पेपर में, जस्ट मैं आपके नोट्स के लिए। तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मतलब ये हमेशा इसके आगे नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। तो देयरफॉर R इज इक्वल टू 2/3 tan α इंटू एच इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है देयरफॉर VC मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम। ठीक है, तो हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया। अब हमारे एडिशनल क्वेश्चन की हमें इसका वॉल्यूम भी प्रूव करवाना है, और इसकी हाइट जो है वो कोन की हाइट का 1/3 होना चाहिए। अब वो बहुत इजी है, ये मत समझना कि अब हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। अब आपको पता है हमारा लिंक क्या था, तो अब देखो ये आपके h की वैल्यू थी, ये हमारा लिंक था। ठीक है, h और r में रिलेशन है, तो मैंने इस r की वैल्यू यहाँ पर फिल कर दी। और ऐसा ये नहीं है कि हम ये वाला क्वेश्चन ऐसा कर रहे हैं, हमने बहुत से क्वेश्चन ऐसे किए हैं जब हमें डायमेंशंस निकालनी होती है तो हम एक क्रिटिकल पॉइंट से दूसरी क्रिटिकल पॉइंट जो दूसरा जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं। तो h इज इक्वल टू h माइनस r की वैल्यू फिल कर दो 2/3 tan α इंटू एच बाई tan α। आप खुद बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी है, ये कट हो गया, तो देख लो आपके सामने कितना बच गया h माइनस 2/3h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3h माइनस 2h बाई 3, तो h कितना आ गया h/3। तो देख लो हमने प्रूव कर भी दिया। कितनी बड़ी कैलकुलेशन आप मेरे को बताओ, बहुत बड़ी है? नहीं, बहुत छोटी कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो अब देखो यहाँ मैं लिख दिया कि हाइट ऑफ सिलेंडर ये h ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम इज 1/3 ऑफ हाइट ऑफ कोन। आपको पता है स्मॉल h क्या है, हाइट ऑफ कोन, तो ये हमने प्रूव कर लिया। अब क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो भी कर लेते हैं। अब देखो फिर से ये मैंने दोबारा से लिखा है, वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था। अब h की वैल्यू मैंने यहाँ फिल की तो मेरे पास कुछ ऐसा आ गया। ये सब कुछ हम पहले कर चुके हैं, जस्ट आपके नोट्स के लिए। तो r की वैल्यू यहाँ पर फिल करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई h 2/3 tan α इंटू एच का होल स्क्वायर π/tan α 2/3 tan α इंटू एच का क्यूब। बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। कितना आएगा 4/9 tan स्क्वायर अल्फ़ा एच स्क्वायर π/tan α 2 का क्यूब 8 3 का क्यूब 27 tan क्यूब अल्फ़ा एच क्यूब। वैसे ऐसा ही कुछ हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ना आप ऐसा करो, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 4/9 tan स्क्वायर अल्फ़ा पाई एच क्यूब। इस एच को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, पाई को भी। ठीक है, तो ये 8/27 tan क्यूब अल्फ़ा बाय tan अल्फ़ा, ठीक है, पाई एच
क्यूब। काफ़ी इजी कैलकुलेशन है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर स्क्वायर बच गया। तो यहाँ से ना मैं कॉमन ले सकता हूँ। क्या कॉमन ले सकता हूँ? एक तो tan स्क्वायर अल्फ़ा, सबसे पहले तो यही दिख रहा है मुझे। पाई भी कॉमन आ सकता है, एच क्यूब भी कॉमन आ सकता है। अब 4 और 8 में से 4 कॉमन निकाल लो, 9 और 27 में से 9 कॉमन निकाल लो। तो अंदर कितना रहेगा? 4/9 tan स्क्वायर अल्फ़ा पाई एच क्यूब। ये सारा कांस्टेंट है, बाहर कांस्टेंट सॉरी बाहर आ गया। तो 1 माइनस, अब यहाँ पर कितना आएगा? 4 2 ज़ा 8, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, tan स्क्वायर अल्फ़ा बाहर है, पाई एच क्यूब बाहर है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 4/9 पाई एच क्यूब tan स्क्वायर अल्फ़ा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 - 2/3। तो मुझे लगता है कि हमारा आंसर आ चुका है। यस, तो फॉर्मेलिटी कर लेते हैं बस। पाई एच क्यूब tan स्क्वायर अल्फ़ा 1/3। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ गया? 4, 9 3 ज़ा 27 पाई एच क्यूब tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये हमारा क्या है? वॉल्यूम ऑफ, ये हमारा क्या है? मैं लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर। तो देख लो, ये क्वेश्चन हमने, मतलब ये जो भी क्वेश्चन का सोल्यूशन आप देखोगे ना कहीं पर, उससे ये कहीं इजी है। एक बार जल्दी से इसको रिकॉल करते हैं। अब देखो, बेसिकली हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था। तो इस कोन के अंदर सिलेंडर गिवन था, सेमी वर्टिकल एंगल, मतलब कोन हमारा फिक्स है तो सब कुछ कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया। अब ग्रीन में मैंने सिलेंडर को समझाया कि ये कम ज़्यादा हो सकता है, बट इसका वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए, तो ये मैंने लिख लिया। अब लिंक कैसे करेंगे? क्योंकि सेमी वर्टिकल एंगल दिया था, तो मैंने tan अल्फ़ा के सामने P और B, मतलब ये नहीं चाहिए तो मुझे P और B ले लिए, तो tan अल्फ़ा से आ गया। अब ये समझने वाली बात थी कि OA की वैल्यू कैसे निकालेंगे। मैंने OC में से AC माइनस कर दिया, कि OC H है, ये कैपिटल H है, तो ये इस तरह से हमारी वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीटली चेंज है। आप इसका सोल्यूशन कहीं पर भी ऑनलाइन ढूंढ लेना, मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसने करवाया होगा। अब डिफरेंट करवाने का रीज़न पहले बता चुका हूँ, इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह से ज़्यादा इजी है। आपको फिर भी बता देता हूँ कि अगर आप देखो, यहाँ पर आप R की वैल्यू भी निकाल सकते हो इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर R की वैल्यू नहीं निकाली, मैंने यहाँ पर H की वैल्यू निकाली है, उसको फिल किया। अगर आप R की वैल्यू फिल करोगे, स्क्वायर खोलना पड़ेगा, क्यूबिक बनेगी, सॉल्व करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। जब डेरिवेटिव करोगे तो फिर से क्वाड्रेटिक बनेगी, और ये वाली क्वाड्रेटिक जो है ये कई बार कुछ बच्चों को मुश्किल लग सकती है। तो इसलिए अगर आप इन सब से बचना चाहते हो, तो मैंने H की वैल्यू निकाल ली, उसको फिल किया, तो सिंपल डेरिवेटिव किया, तो हमारे पास जो वैल्यू है, मतलब देखो डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी इजी आ गई। अब इसको 0 के इक्वल रखा, अब 0 के इक्वल रखते ही R की 2 वैल्यूज आ गई। अब ये रिजेक्टेड है कि रेडियस कभी 0 नहीं हो सकती, नहीं तो भी सिलेंडर बनेगा ही नहीं। तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, चाहे हमें नहीं चाहिए ये पॉइंट, बट फिर भी ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। डबल डेरिवेटिव किया, इस वैल्यू को फिल किया, और हमारे पास नेगेटिव आंसर आ गया। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम है। तो यहाँ पर मैंने लिंक की हेल्प ली H, क्योंकि मुझे H की वैल्यू निकालनी थी, कैपिटल H की, तो मैंने उसको वैल्यू फिल किया, और अल्टीमेटली H की वैल्यू H/3 आ गई। अब इसके बाद क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट की हमें वॉल्यूम भी निकालना है, तो मैंने वॉल्यूम लिख लिया इन टर्म्स ऑफ R। ठीक है, क्योंकि मैंने R की वैल्यू निकाली थी, वैल्यू को फिल किया, सॉल्व किया, और अल्टीमेटली हमारे पास मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो आ गया। प्लीज़, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप इसका सोल्यूशन जरूर देखना, सभी टीचर्स ने इसको ऐसे ही करवाया। ठीक है, और आपको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको मेरे ऊपर विश्वास बने। अगर आप मेरे पर विश्वास करके ये करोगे ना, जब आप एक चीज़ को विश्वास करके करते हो तो वो ज़्यादा अच्छे समझ आती है। एक होता है कि आप मन में डाउट लेके चलते हो और उसके बाद समझते हो, तो मन में कोई भी डाउट मत रखना। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा और आपने मान लिया कि ये मेथड मुश्किल है, ये ज़्यादा ईजी है। आप इससे एक बार करके देखना, ये बहुत मुश्किल है, और मैंने इसको इस तरह से करवाया, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। तो मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं इन तीनों क्वेश्चन को करवाने के लिए, जो भी आज की वीडियो में थे। तीनों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब 16 को छोड़ दो, वैसे 17 और 18 दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और सभी में हमने इसी मैपिंग को फॉलो किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आए होंगे।